जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज के टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। इस टॉपिक में मध्य प्रदेश से जो भी संबंधित जनजाति के व्यक्तित्व रहे हैं, चाहे मध्यकाल के हों चाहे मॉडर्न एज के हों, उन सभी पर हम बात करेंगे। इस टॉपिक को नए सिलेबस 2020 में शामिल किया गया। हालांकि ये पहले भी सिलेबस में शामिल था और इस टॉपिक से संबंधित कई क्वेश्चन आते थे, परंतु अलग से इसको शामिल किया है, अलग से इसको स्पेसिफाइड किया गया है और सिलेबस में दर्शाया गया है। इसका मतलब यह है कि इससे संबंधित क्वेश्चन थोड़ी बहुत डिटेल में पूछे जा सकते हैं। वैसे पिछली बार आप देखें तो मध्य प्रदेश का जो नेशनल मूवमेंट रहा है उसमें से काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन आए थे, चाहे हीरापुर के राजा हृदय शाह वाली बात हो, चाहे बौद्धन दहुआ वाला क्वेश्चन हो। तो इससे एक प्रतीत होता है कि थोड़ी सा जो लीक से हटके है वो क्वेश्चन आएगा। हालांकि मैक्सिमम जो पेपर होने वाला है वो ट्रेडिशनल पेपर होने वाला है। चलिए, तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजा संग्राम शाह जी के बारे में। मध्य प्रदेश में भी हम देखें तो गोंडवाना क्षेत्र क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा। एक मध्य प्रदेश का नक्शा बहुत ही मोटे तौर पर हम बना लेने वाले हैं, कुछ इस तरह से करके हम देख लेंगे। मैप में आप डायग्राम वगैरह देख लीजिएगा। पूर्वी मध्य प्रदेश ये वाला जो एरिया कहलाता है, ये पूरा का पूरा एरिया गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, गोंडवाना क्षेत्र का कहलाता है। मध्यकाल में यहाँ पर एक गौंड रियासत अभी बनने वाली है, बाद में एक बहुत ही विस्तृत राज्य वो करके कहलाने वाला है। तो इसके फाउंडर कहलाते हैं संग्राम शाह जी। संग्राम शाह जी का जो मूल नाम था वह अमनदास गौंड करके था। ठीक, रायसेन के एक अभियान में उन्होंने गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, उनकी हेल्प की थी। इसी उपलक्ष्य में उस बहादुर शाह ने इनको एक उपाधि दिया था या टाइटल दिया था, जिसका नाम है संग्राम शाह करके टाइटल। तो क्वेश्चन आपसे इसमें यहाँ पर पूछ लेगा कि संग्राम शाह जी को ये टाइटल कहाँ से मिला था या किसके द्वारा दिया गया था। तो ये पैटर्न बन सकता है। नेक्स्ट बना जाते हैं। ये जो फैमिली है बहुत ही महानतम फैमिली कहलाती है। मध्य प्रदेश के इतिहास में इनका अविस्मरणीय योगदान है। कारण ये है कि सबसे पहले संग्राम शाह पढ़ेंगे, बाद में दलपत शाह जी, उनकी जो वाइफ कहलाती हैं रानी दुर्गावती जी, बहुत ही महानतम जो हम देखें सेना नायकों में से एक हैं। आज भी भारतीयों के प्रेरणा स्रोत कहलाती हैं वो, तो ऐसी पर्सनालिटी हैं। और भी बाद में हम देखेंगे तो इन्हीं की फैमिली के कहलाते हैं शंकर शाह रघुनाथ शाह, जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। तो एक एक करके अपन चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं। संग्राम शाह जी के बारे में यदि हम देखें तो इनके द्वारा जो बनवाए गए कुछ इमारतें हैं उनको हम देख लेते हैं। खासकर जैसे कहा जाए कि बाजनामठ का मंदिर 15वीं-16वीं शताब्दी में बाजनामठ का मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पर है ये? जबलपुर शहर में है। किसका मंदिर है? तो भैरवनाथ जी का मंदिर करके कहलाता है। तंत्र सिद्धि का एक बहुत ही खास केंद्र है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर और मुरैना शहर ये प्राचीन काल से तंत्र सिद्धि के बहुत ही खास केंद्र रहे हैं, यूनिवर्सिटी रही हैं। डाहल मंडल करके आप 9th-10th सेंचुरी के आसपास में पढ़ते हैं। बहुत सारे नाथों के बारे में आप पढ़ते हैं जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन मध्य प्रदेश जबलपुर से रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना देता है अपने आप में। बाजनामठ का मंदिर खास इस बात में है कि इस प्रकार के भारत में कुल 3 ही मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। एक तो जबलपुर वाला हो गया जो कि मध्य प्रदेश में, जबकि 2 आपको उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। एक कहलाता है महोबा का, जबकि दूसरा कहलाता है काशी का। तो इस पॉइंट को आप थोड़ी बहुत जनरल वे में देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उनके द्वारा बनवाया गया है जो बाजनामठ मंदिर है उसके ठीक सामने एक खास झील है। उस झील का नाम क्या है? संग्राम सागर झील। क्वेश्चन पूछ लेगा संग्राम सागर झील मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो जबलपुर शहर में स्थित है। अगेन पॉइंट बात करते हैं, इस झील में भी एक खास पॉइंट है, बीचों बीच में इसके एक द्वीप बना हुआ। उस द्वीप पर एक महल था। पूछ लिया जाएगा कि उस महल का नाम क्या है या झील के बीच में स्थित महल का नाम क्या है, या सीधा बोल देगा आम खास महल कहाँ पर स्थित है? तो इसी झील के बीचों बीच में पॉइंट पर वह स्थित है। कौन सा शहर? जबलपुर शहर कहलाएगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट माना जाते हैं उनके द्वारा चौरागढ़ का किला, यह भी काफ़ी फेमस कहलाता है। जबलपुर के पास में ही दमोह रोड पर जहाँ हम जाते हैं उनके द्वारा ही बनवाया गया था। राजधानी भी कहलाता है। बहुत ही एक खास महत्व का स्ट्रेटेजिक पॉइंट करके ये कहलाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट उनके बारे में फैक्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर कुछ फैक्ट देखे जो कि उनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, तब भी महत्वपूर्ण थे, आज भी महत्वपूर्ण है और एग्जामों से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आने वाला है नाम उन्हीं की फैमिली में, उनके पुत्र से दलपत शाह। दलपत शाह का विवाह हुआ था रानी दुर्गावती जी के साथ में। सबसे खास यहाँ पर हम देखने को मिलेंगे। उनके पुत्र कौन थे? वीर नारायण जी थे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आपसे कहा जाए संग्राम शाह जी, तो इनको यदि आप कोड याद के रूप में याद रखना चाहेंगे तो एक कोडिंग कर लीजिए वहाँ पर, दैट इज सबद। सा से क्या हो जाएगा? संग्राम शाह। बा से क्या हो जाने वाला? बहादुर शाह ने उनको उपाधि दी थी। सा में आ की मात्रा दैट इज साबद।
तो आ से इनका मूल नाम क्या हो जाएगा, अमनदास गौड़ करके हो जाएगा। दा से क्या है, इनके बेटे का नाम दलपत शाह जी है, जबकि जो पुत्रवधू हैं यानी जिनसे विवाह होने वाला उनका भी नाम क्या है, दा से है तो दुर्गावती जी हैं। तो अगर सबद या साबद करके आप याद रख लेते तो आप इतना बना लेने वाले हैं। वैसे भी साकी सबद समैनी कबीर जी के लिए बहुत ही फेमस उनकी 3 सबसे खास पुस्तकें कहलाती हैं, जिसका संकलन एक ही किताब में है, हम जानते हैं इस बात को, और उनके शिष्य के द्वारा इसको रचा गया था। उस पर बात नहीं कर रहे कि भागवत कौन थे और भागवदास कौन थे, ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बना जाते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे थे रानी दुर्गावती जी के बारे में। दलपत शाह जी के बाद में ये वहाँ पर शासिका बनती हैं गोंडवाना राज्य की। बहुत ही महानतम शासन कहलाता है उनके दौर का। जनता काफ़ी सुखी थी, संपन्न थी, धन धान से संपन्न थी, बताते हैं हाथियों से संपन्न था। अद्भुत रूप से यहाँ पर कहा जाता है कि जो किसान हुआ करते थे वह हाथियों के रूप में या फिर गोल्ड के रूप में टैक्स पे करते थे, इतनी संपन्न थे साहब। उनके नाम से जबलपुर शहर में यूनिवर्सिटी भी है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अनेक ताल तलैयों का तालाबों का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया था। एक से एक फेमस तालाब आपको उनके देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कहा जाए कि मध्य प्रदेश जबलपुर शहर में स्थित हनुमान ताल बहुत ही खास तालाब कहलाता है। उनके जो हाथी थे उनका नाम था हनुमान, तो उनके नाम पर उन्होंने तालाब का नाम रख दिया। आधार ताल, तो आधार सिंह जो थे वो उनके सेनापति या कहना चाहिए मंत्री थे सबसे खास, तो उनके नाम पर जो तालाब बना तो ये है। बहुत सी बावलियाँ भी हमको देखने को मिलती हैं। तो ये जबलपुर शहर की पहचान कहलाती है और आसपास के क्षेत्र में उनका नाम जाना जाता है आज भी। उनका संघर्ष किसके साथ में हुआ था, तो 1564 में दुर्गावती जी का संघर्ष होने वाला है अकबर के साथ में। ठीक, अकबर की मंशा ये थी कि इस क्षेत्र को मिला लिया जाए, तो यही वजह है कि उसने शुरुआत में मिलाने के उद्देश्य से धोखे से या जो भी कह लेना चाहिए आसफ खां को यहाँ पर भेजा। आसफ खां यहाँ आते हैं और अंततः वो युद्ध में पराजित हो जाती हैं। अनेक विश्वासघातियों के कारण भी ऐसा हमको देखने को मिलता है। जब वो पराजित हो जाती है तो इस क्षेत्र पर कब्जा किसका हो जाने वाला है, मुगल शासक अकबर का हो जाने वाला है। उनका जो युद्ध हुआ था उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जबलपुर के पास में एक जगह कहलाती है, दैट इज़ बरेला। ठीक, बरेला के पास में एक प्लेस कहलाता है, दैट इज़ नरई नाला। आज भी वहाँ पर उनकी समाधि हमें देखने को मिलती है। उनका जो बलिदान दिवस कहलाता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो थोड़ी सा एक फैक्ट यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जून का महीना 24 तारीख। क्लियर है। तो ये थे दुर्गावती जी के बारे में। बाद में यूनिवर्सिटी वगैरह ही बनेगी, पीठ भी बनेगी उनके नाम से, और बहुत से आज भी हम देखते हैं उनके विरासत के स्थल हमारे शहरों में या जबलपुर शहर में आसपास बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट वन हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इन्हीं के जो अगले वंशज कहलाते हैं, इन्हीं की फैमिली के, शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बारे में। शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का जो सबसे खास पॉइंट कहलाता है वह है 1857 का विद्रोह। उस दौर में हम इनका नाम काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं। रिवोल्ट में इन्होंने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया, अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को अदा की उन्होंने वहाँ पर। अंग्रेज़ों को इस बात की खबर लग जाने वाली है और अंततः उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और तोप से बांधकर उड़ा दिया जाएगा। ठीक, अब इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाने वाला है कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी जो थे उनको किसने अरेस्ट किया था, उस अंग्रेज का नाम बताइए, आपसे इस तरह से करके पूछ लेगा। दैट वाज क्लार्क। क्या नाम था उसका, क्लार्क करके नाम मिलता है, कमांडर क्लार्क भी करके बोलते हैं। पीडीएफ जो वीडियो के साथ में संलग्न है उसमें सब कुछ दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। मान लीजिए पीडीएफ नहीं है आपके पास में, जो बेसिक बुक है आप उससे पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको कवर हो जाने वाला है। उनकी शहादत को आज भी याद किया जाता, नमन किया जाता। 18 सितंबर की बात है ये 1857 की, जब उनकी शहादत होती है। कहाँ की बात है ये, पूछ लेगा कि कहाँ शहादत हुई थी, जबलपुर शहर। जबलपुर शहर में भी कहाँ, रेलवे स्टेशन। आज वहाँ पर एक प्लेस कहलाता है एल्गिन हॉस्पिटल, उसके ठीक सामने यह घटना हुई थी। वहाँ पर ही स्मृति दिवस उनका मनाया जाता है हर साल 18 सितंबर को। महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है कि अभी वर्ष 2020 में कमलनाथ सरकार जी के द्वारा 6 नए पुरस्कारों को प्रारंभ किया गया है। उनमें से एक पुरस्कार इनके नाम से भी है। हालांकि एक पुरस्कार ऑलरेडी जनजातीय साहित्य कला के क्षेत्र में चल रहा था इनके नाम का, वो अलग है, वो 2008-7 के आसपास में आप उनको देखते हैं। ये एक नया पुरस्कार उन्होंने शुरू किया है, तो करंट में चर्चा में आ गए हैं, आपसे पूछ लेने वाले हैं। एक बात और बताना चाहेंगे इनके बारे में आपको कि शंकर शाह रघुनाथ शाह, ये जो दोनों ही महानतम व्यक्तित्व हैं, इनके बाद में भी भारत में या मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में नेशनल मूवमेंट या 1857 का विप्लव जारी रखा। और उसे जारी किसने रखा था, तो उनकी वाइफ थी, उनने जारी रखा था। शायद कभी को पूछ ले कि उनके पश्चात में किसने विप्लव जारी रखा, तो फूलबाई करके नाम था उनका, जिन्होंने इस विप्लव को, इस संग्राम को, स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखा था। तो ये थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, उस बात को अपन देख लेने वाले हैं।
अगला जो नाम हमको देखने को मिलेगा, टंट्या भील के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, टंट्या भील फेमस पर्सनालिटी, मध्य प्रदेश में खंडवा वाला जो क्षेत्र है वहाँ के लिए तो जाने ही जाते हैं, बल्कि इनके दो उपाधियाँ बहुत ही फेमस कहलाती हैं। कौन सी दो उपाधियाँ? सबसे पहला तो इंडियन रॉबिन हुड, दूसरा तंत्या मामा के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन रॉबिन हुड क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में उस जमाने में ये अंग्रेज़ों को लूटते थे, अंग्रेज़ों के जो समर्थक होते थे उनको लूट लेते थे, और जो भी लूट में धन प्राप्त होता था वह गरीबों में, असहाय लोगों में वितरित कर देते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही वजह है कि उनको तब से इंडियन रॉबिन हुड करके कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि निमाड़ का रॉबिन हुड अलग हम पढ़ेंगे, इंडियन रॉबिन हुड, टंट्या मामा अभी हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। एक कोड मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, टंट्या खावे जब से करके आप ये ध्यान रखिएगा। थोड़े से फैक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, एक्चुअली क्या डिटेल में आपको इसको पढ़ना चाहिए, 2-3 बार पढ़ोगे आप तो आपको बन जाने वाला है। मैंने कहा आपसे टंट्या खावे जब से, तो इसमें जो पॉइंट निकल कर आते हैं, टंट्या से हो गया डायरेक्ट टंट्या भील, खा से हो जाने वाला है कि कहाँ के थे, तो खंडवा के थे। ठीक, बा से हम देख लेने वाले हैं इनका जो गांव का नाम है वह पूछ लेने वाला है आपसे, दैट इज बड़दा गांव करके कहलाता है। खाबे जब से करके आपसे कहा, ये पकड़े जाने वाले हैं 1889 में। ठीक, अंग्रेज इनको अरेस्ट कर लेने वाले हैं। किसके कारण अरेस्ट हुए, किस व्यक्ति ने मुखबरी की थी करके आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। जा से क्या था, दैट वाज जयचंद। वैसे भी इस देश को जयचंदों से बहुत खतरा रहा है हमेशा से, तो दैट इज जयचंद नामक एक व्यक्ति ने इनके बारे में मुखबरी की थी। जब से क्या मुखबरी की थी कि वो अपनी बहन के पास गए हुए हैं राखी बंधवाने, तो बात से क्या हो जाएगा, उनकी बहन सिस्टर के पास गए राखी बंधवाने, और सास से क्या हो जाएगा कि उनकी सिस्टर का नाम क्या था जिससे वो राखी बंधवा रहे थे, दैट वाज सुरेखा। सुरेखा, तो इस तरह से करके आप कोडिंग कर लेंगे, टंट्या खावे जब से आपको सारी चीज़ें एक लाइन पर बन जाने वाली, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और भी चीज़ें हैं जो कि इसके अलावा हैं, परंतु सबसे पहले इनको ध्यान रखो, उसके बाद में आप अपना कंटेंट और भी प्रिपेयर कीजिए। तो सिंपल सा कोडिंग आ जाने वाला है आपका, टंट्या खावे जब से, पूरी बातें एक लाइन से एक कोड में आपको बन जाने वाली है। टंट्या भील से नाम से एक पुरस्कार भी हमने शुरू किया, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है, जननायक टंट्या भील पुरस्कार। वर्ष 2008 में सबसे पहला यह पुरस्कार राजा राम मौर्य जी को दिया गया था। हाल ही में अगर करंट में कोई ऐसा अपडेशन आया हो, किसी नए व्यक्ति को दिया गया हो, कोई लेटेस्ट वे में कोई चर्चा में हो, तो वो आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल कैसे, शुरुआत में इस पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए हुआ करती थी, जबकि वर्तमान में इस पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। तो पूछ लिया जाएगा आपसे कि वर्तमान में कितनी राशि दी जा रही है, तो 3 लाख रुपए। रीज़न यह है, कमलनाथ सरकार जी के द्वारा जब वो 6 अवार्ड की घोषणा की गई थी उस समय राशि बढ़ाई गई थी, सभी की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है, 3 लाख। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं। अगली पर्सनालिटी कहलाने वाले हैं भीमा नायक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, पूछ लिया जाएगा आपसे। बड़वानी जिले से संबंधित हैं आप, भीमा नायक। सिंपल सा एक कोडिंग करके ध्यान रखिए, भीम जो थे काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी थे, बहुत ही हाइट हेल्थ पर्सनालिटी, वो काफ़ी बड़े थे वो, तो भीम से ध्यान रखना, बड़े थे, तो दैट इज बड़वानी जिला उनका करके कहलाता है। पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, ये सब आप देख लीजिएगा, लेटेस्ट वाला जो आपसे पूछेगा दैट इज बड़वानी जिला करके कहलाता है। वहाँ के थे, वहाँ पर भी हम देखें गांव का नाम पूछ लेगा तो धाबा बावड़ी करके कहलाता है। भीम बहुत बड़े थे, गुस्सा आ जाता था बात बात पर धाबा बोल देते थे किसी पर भी, साहब दुर्योधन हो चाहे कोई भी हो, तो ये चीज़ हम देखें तो धाबा बावड़ी करके प्लेस कहलाता है उनका, पूछा जा सकता है। तहसील का नाम अंजड़ है, जनरली देख लो। मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल में देना चाहूँगा कि व्यापम के एग्जाम्स में तथा MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में कि तानसेन जी का जन्म कहाँ हुआ था। जो पढ़ने वाले बच्चे नॉर्मल वे पढ़कर जाते हैं, यहाँ ग्वालियर से थे और ग्वालियर में उनका पूरा प्लेस कहलाता अपन देखते हैं, लेकिन ऑप्शन में ग्वालियर गायब कर दिया था साहब। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब ग्वालियर में भी कहाँ हुआ था वो बताइए। तो जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर आपको मिलने वाला दैट इज बेहड़ तहसील, ग्वालियर के बेहड़ में, और 4 ऑप्शन में से ये दिया हुआ था। मैं एकदम बच्चों को गलत हो गया, और आजकल जो नया सिनेरियो है उसमें इस तरह से करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन पॉइंट्स को समझिए, सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं पढ़िए, वरना दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए, इनको ही कहा जाता है निमाड़ का रॉबिन हुड। ठीक, इंडियन रॉबिन हुड तंत्या मामा, निमाड़ का रॉबिन हुड आपको कहा जाता है भीमा नायक। अंग्रेजों से काफ़ी इन्होंने संघर्ष करने वाले हैं। 1857 के विद्रोह में इनका संघर्ष होता है अंग्रेजों के साथ में, कई लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी, उनमें से सबसे खास जो लड़ाई कहलाती है वो रामगढ़ की लड़ाई कहलाती है। बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही शिद्दत के साथ में अंग्रेजों को पराजित भी करने वाले हैं ये,
अनेक स्थलों पर। ये लड़ाई का काफ़ी महत्व कहलाता है, या पंचबावली की लड़ाई भी करके कहा जाता है। भीमा नायक जी को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने काफ़ी इनाम जारी किया था। उस ज़माने में 500 रुपये इनाम, फिर उसको बाद में 1000 रुपये इनाम, फिर उसको भी बढ़ा के 2000 रुपये कर दिया जाता है। उस ज़माने में 2000 रुपये की राशि बहुत बड़ी कहलाती थी। अंततः वे पकड़े जाते हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि उनको पकड़वाने के लिए मुखबरी किसने की थी, इस तरह से करके क्वेश्चन आएगा। उस व्यक्ति का नाम था चंदर करके नाम हमको देखने को मिलता है कि चंदर नामक व्यक्ति ने मुखबरी की थी। अंग्रेज उनको फाइनली पकड़ लेने वाले हैं और फिर उनको काला पानी की भी सज़ा होती है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, जो कि जेल है, जो कि वीर सावरकर जी के नाम से जानी जाती है। उस जेल में उनको भेज दिया जाएगा और फाइनली वहीं पर उनको फांसी हो जाने वाली है। घटना कब की है? तो लगभग 1876 के आसपास की ये घटना हमको देखने को मिलती है। एग्जैक्टली डेट चाहिए तो 29 दिसंबर 1876 करके आप डेट याद रख सकते हैं। अगली पर्सनालिटी पर हम आ जाते हैं। 1857 के विद्रोह में ही जानी जाती हैं रानी अवंतीबाई। मध्य प्रदेश, मंडला जिला, रामगढ़ रियासत के नाम से हम उनको जानते हैं। अवंतीबाई जी को कोडिंग के रूप में आप यदि याद रखना चाहें तो अब करके आप याद रखिएगा, या अब महिलाओं ने ही कमान संभाल के रखी हुई थी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, और महिलाओं ने ही अंग्रेजों को अनेक स्थानों पर पराजित किया 1857 के विद्रोह में। चाहे आप रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में देख लें, चाहे अवंतीबाई जी के बारे में, तो अब उनके हाथ में ही देश की कमान थी। दैट इज अब। क्या है इस अब का मीनिंग? आज से अवंतीबाई जी हो जाने वाली हैं और बात से हो जाने वाले हैं कि पूछेगा क्वेश्चन उनके जो हस्बैंड थे उनका नाम क्या था। दैट वॉज विक्रमादित्य, तो बासे विक्रमादित्य करके हो जाने वाला है। अगेन क्वेश्चन आपसे पूछ देने वाला है कि अवंतीबाई जी का संघर्ष किसके साथ में हुआ था, तो वर्सेस अब वर्सेस वार्टन या बार्टन, तो वो भी बा से ही आपका या वा से शुरू होने वाला है। तो इस प्रकार से करके आप उसको लिंक कर लीजिए, आपको 3 महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाने वाले हैं। इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कहाँ पर ये लड़ाई होने वाली है, तो देवहारगढ़ के जंगलों में लड़ाई होने वाली। काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास है। पहले रानी उनको पराजित कर दिया था, इवन क्षमादान तक उन्होंने दिया था उसको, मृत्युदंड देने के स्थान पर। भाग जाता है ये बंदा, फिर सेना लेके आता है, नागपुर से भी टुकड़ी लेकर आता है और अंततः रानी अकेले पराजित हो जाती हैं। देवहारगढ़ के जो जंगल कहलाते हैं वहाँ की ये घटना कहलाती है। किसके साथ में संघर्ष होने वाला है, तो ये पॉइंट अपन को थोड़ी सा ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन आपसे एक जो नया पूछ लेने वाला है कि रानी अवंतीबाई जी की समाधि कहाँ पर है, इस तरह से करके क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। आप देखेंगे पुराने वाले डेटा में आपको अलग जानकारी मिलती है। जो नया डेटा है वो ये है कि एक नया जिला बन चुका है, दैट इज डिंडौरी। डिंडौरी के पास में भी शाहपुर करके जगह है, ठीक है। वहाँ पर हमको एक गांव का नाम मिलता है, दैट इज बालपुर। वहाँ पर समाधि है। ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें गलती मत कीजिएगा। तो ये पॉइंट है। उनके नाम से बहुत सारे प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। सबसे फेमस प्रोजेक्ट कहलाता है नर्मदा नदी पर स्थित उनके नाम से बांध, जिसे अवंती सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, या बरगी डैम के नाम से भी आप सेकंड नाम से जानते हैं। बरगी डैम के ही पास में पायली है, जहाँ पर साहित्यिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2 ही अभी तक ऐसे क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं या पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। बरगी डैम के बारे में पूछ देगा आपसे, कौन सी नदी पर, तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा की भी सहायक नदी कहलाती है बारगी, तो यह पॉइंट थोड़ी सा महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नहर है जो कि नदी के ऊपर से गुजरती है, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछ देगा। तो वह भी क्या है, नर्मदा नदी ही है। कौन सी नहर है, यही नहर है अवंतीबाई सागर परियोजना से जो निकली हुई है, बाएं तट नहर करके कहलाती है। इस पॉइंट को थोड़ी सा याद रखिएगा। तिलवारा घाट का जो ब्रिज है उसके ठीक ऊपर से ही गुजरती है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने आप में वहाँ पर बनाता है। बरगी डैम में कितने गेट हैं पूछ लेंगे तो 21 गेट करके कहलाते हैं। कब से निर्माण चालू, 1974 से बनना चालू, 1990 में बन के रेडी हो गया। अवंतीबाई जी के बारे में यदि आप एक कीवर्ड और याद रखना चाहें तो 5 कीवर्ड से आप उनको याद रख सकते हैं, या विषम संख्या से आप याद रख सकते हैं। विषम संख्या, 5 शब्दों में उनका नाम है अवंतीबाई जी, ठीक। तो विषम संख्या, उनके जो हस्बैंड थे उनका भी नाम क्या होगा, विषम संख्या होने वाला है। जिससे संघर्ष हुआ वार्टन, उसका भी नाम क्या होने वाला है, विषम संख्या होने वाला है। कौन सा प्रोजेक्ट है, तो बरगी नगर पर, वह भी विषम संख्या 3 होने वाला है। नर्मदा नदी पर वह भी एक विषम संख्या 3 होने वाला है। तो इस प्रकार से करके आप कई फैक्ट्स को वहाँ पर याद रख सकते हैं यदि आप कोशिश करें तो। बताने का आशय है कि कई तरीकों से चीज़ों को या फैक्टों को याद रखने का प्रयास करिए। एग्जामिनेशन हॉल का टेम्परामेंट बहुत अलग होता है, आप पढ़ते बहुत हैं, आपको याद ही बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कई बार कॉन्फिडेंस डाउन होने के कारण या कोई अन्य चीज़ों के कारण, दबाव के कारण वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होने की गुंजाइश होती है। इसलिए सबसे बेस्ट जो मेथड कहलाती है वहाँ पर फैक्टों को याद रखने की, रिकॉल करने की,
डबल साइडेड मेथड कहलाती है। ये क्या होता है कि एक तो आपने जनरल वे में याद कर सके उसको रखा ही हुआ है, जबकि दूसरा आप उसको कहीं ना कहीं से रिलेट करके फैक्ट को पकड़ के रखो। तो मान लो यहाँ से अपन की याददाश्त के बल पे अपन पूछ रहे हैं, जबकि वहाँ दूसरा वहीं उस चीज़ को रिलेट करके अपन पूछ लेंगे या क्रॉस चेक कर लेंगे कि साहब इसका आंसर क्या कैसा आने वाला है, तो हमको आंसर मिल जाएगा, क्रॉस चेक हो जाएगी कि हाँ हम सही हैं। तो कई बार क्या होता है कि जानबूझकर या अनजाने में सीधा सीधा क्वेश्चन विद्यार्थी गलत लगा आते हैं, तो कभी भी क्रॉस चेक कर लेना। ये कहलाती है डबल मेथड, सिंपल आपकी मेमोरी, जबकि सेकंड ट्रिकिंग मेथड। क्रॉस चेक हो जाएगा, वहीं चेक हो जाएगा, इन चार ऑप्शन में से दोनों का आंसर जो कॉमन मिल रहा होगा, इस पॉइंट पर आकर मिल रहे होंगे, वही आपका सटीक आंसर होगा, उसमें गलती नहीं होगी। सिली मिस्टेक से यदि आप बच गए, इस प्रकार की मेथड आपने यूज़ कर ली, तो हर साल अच्छे से अच्छे विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 100 में से 10 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ सिली मिस्टेक में गलत करते हैं। सिली मिस्टेक का मतलब ये होता है कि वे क्वेश्चन गलत करते हैं जो उन्हें काफ़ी अच्छे से पढ़े थे, उनको मालूम था, पर वहाँ कंफ्यूज हो गए किन्हीं भी कारणों से और गलत हो गए। उससे बचना है तो एकमात्र तरीका जो मैंने आपको बताया है, डबल साइडेड जो मेथड है, दैट बेस्ट मेथड, उसको आप ध्यान रखिए, आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। जरा भी संशय हो क्रॉस चेक कर लेंगे आप सेकंड पॉइंट को कि मैंने एक तरीके से ये पढ़ा था, जबकि दूसरा तरीका मेरा ये था, उसमें भी आंसर ये था, दोनों में सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब सही है। नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ करें, रिकॉल करो, जरा अच्छे से याद करो, रिमेंबर कीजिए कि क्या पढ़ा था, तो आप वहाँ पर बना लो। इन मेथड्स का यूज़ करिएगा, तब आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से वहाँ पर क्वेश्चन पेपर बना पाएंगे। नहीं तो पढ़ते विद्यार्थी बहुत हैं, एग्जामिनेशन हॉल में पता नहीं क्या हो जाता है। तो यही हो जाता है जो मैंने आपको बताया, इस बात को संभालना है आपको। आगे बढ़ जाते हैं द नेक्स्ट वन, अगली पर्सनालिटी पर हम आ जाते हैं, ठक्कर बापा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, नेशनल मूवमेंट के दौर में भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी अद्भुत योगदान है इनका। मध्य प्रदेश में जनजातियों के कल्याण के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। ठक्कर बापा जी के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम यदि हम उनका देखें, दैट इज अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर बापा। कर्मभूमि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक हमको उनकी देखने को मिलती है, उसके बाद संपूर्ण भारत में देखने को हमें मिलती है। इन्होंने ही हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो जनजाति वर्ग है उनको एक खास नाम देने वाले हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है। भारतीय जो संविधान सभा रही है उसमें ये सदस्य भी रहे हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेने वाला है। इनके नाम से मध्य प्रदेश सरकार ने सम्मान की शुरुआत की है, तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठक्कर बापा पूरा नाम बताइए, तो आप बना लेने वाले हैं। नेक्स्ट वन आ जाते हैं गंजन सिंह कोरकू। ये जाने जाते हैं जंगल सत्याग्रह के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कहाँ पर हुआ था ये, तो सिवनी जिले से लेकर बैतूल जो जिला वर्तमान का कहलाता है, वहाँ पर हम ये प्लेस देखने को मिलते हैं। जंगल सत्याग्रह हैं 2, इसमें गलती मत करना, कई बार विद्यार्थी गलत कर बैठते हैं। जंगल सत्याग्रह 1930 की बात है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, गांधी जी नमक कानून को तोड़ रहे थे नमक बनाकर। यह प्रतीकात्मक तरीका था नमक कानून को तोड़ने का, या सरकारी जो कानून है उनको तोड़ने का, ताकि अपना विरोध दर्शाया जा सके। इस प्रकार की और भी पद्धतियाँ देश भर में अपनाई गई। अब नमक तो मध्य प्रदेश में बनता नहीं साहब जी, जबलपुर शहर में, ठीक। तो यहाँ पर क्या था, सरकार का जो कानून था कि बोले घास हमसे पूछे बिना नहीं काटोगे, खासकर कहाँ पर, सरकारी जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पर, सरकारी बिल्डिंगों में ही जानबूझकर जा करके वहाँ पर घास काटी जाएगी और एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया जाएगा कि हाँ अब हमें जेल भेज दिए क्योंकि हम आपका विरोध कर रहे हैं और आपके कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आंदोलन होता है, 2 प्लेस पर होता है। सिवनी के ही पास में पहला 10 किलोमीटर के एरिए में, जबकि दूसरा होने वाला है 30 किलोमीटर एरिया बैतूल रोड वाला जो कहलाता है। पहला वाला जो होने वाला वो दुर्गा शंकर मेहता जी करते हैं, क्लियर, अक्टूबर के महीने की बात आपको मिलेगी। जबकि दूसरा एक और होने वाला है, वो करने वाले हैं कौन, आपके गंजन सिंह कोरकू, वहाँ के नेता बनेंगे, आदिवासी नेता। दुर्गा शंकर मेहता जी ने जो किया था वह कहलाता है चंदन का बगीचा, तो ये पॉइंट आपसे पूछ लेंगे। जबकि गंजन सिंह कोरकू जी का जो कहलाता है वहीं से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर वाला जो एरिया है वहाँ किया था, उसको कहते हैं गाँव टुरिया या गाँव खेड़ा करके या टुरिया करके, तो इसलिए टुरिया का जंगल सत्याग्रह आपको पढ़ने को मिलता है। तो इस पॉइंट को थोड़ी सा याद रखिएगा। कहाँ पर हम देखेंगे, तो वहाँ से जो बैतूल वाला रोड है उस प्लेस के लिए पूरा एरिया उनका जाना जाता है, उस क्षेत्र के लिए जहाँ पर उन्होंने काफ़ी आंदोलन चलाया। घोड़ा डोंगरी करके प्लेस कहलाता है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। 1930 टुरिया सत्याग्रह करके हम देखेंगे, तो ये पॉइंट आप थोड़ी सा देख सकते हैं। अगले हैं दलन शाह जी, ठीक, कहाँ से हैं, नरसिंहपुर से बिलोंग करते हैं। 1857 के विद्रोह में इनकी भूमिका रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा अंततः, हालांकि उसके पहले जनजाति वर्ग में जो थे काफ़ी जागृति फैला चुके थे नेशनल मूवमेंट को लेकर। थे कहाँ के, नरसिंहपुर के थे। जबकि इनको अरेस्ट करके फांसी कहाँ दी गई, तो सागर में दी गई। इस पॉइंट को आपको याद रखना। मई 1858 की बात कहलाती है। उनके नाम से स्मारक आज भी वहाँ पर है, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, एक जनरल वे में आप उनको देख सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। 1910 का एक विद्रोह होता है, कहना चाहिए आंदोलन होता है।
उसमें सिर्फ आपसे इतना पूछा जा सकता है कि उस समय के जो विद्रोह होते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ में, तो जनजाति वर्ग उसके लिए खास वर्ड यूज़ करते थे। वह वर्ड क्या था? दैट इज़ भूमकाल करके कहा जाता है। 1910 का भूमकाल करके पॉइंट पूछ लिएगा आपसे, या आ भी चुका है एग्जाम में। अगले हैं जनगढ़ सिंह उर्फ श्याम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, करंट में चर्चा में है, इनके नाम से अभी पुरस्कार की शुरुआत हुई है। 6 पुरस्कारों में से एक पुरस्कार यह भी है, आप देख सकते हैं लिस्ट में 6वें नंबर पर दिया हुआ है। जनगढ़ सिंह श्याम कहाँ के थे? तो मंडला के थे। क्या करते हैं साहब? तो बहुत ही फेमस चित्रकार रहे हैं। इनके जो मार्गदर्शक रहे हैं या गुरुजी जो रहे हैं, जिन्होंने इनकी प्रतिभा को खोजा और दुनिया के सामने लेकर आए, उनका नाम है जे स्वामीनाथन जी। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी कहलाते हैं चित्रकारिता के जगत में। जनगढ़ सिंह श्याम जी को मंडला से लेकर ये भोपाल आ जाने वाले हैं। भोपाल के पश्चात में उनकी कृतियाँ पूरे देश भर में आएंगी और अंततः पेरिस में इनकी कृति पब्लिश होने वाली है या प्रदर्शनी में रखी जाने वाली है। उस कृति का नाम आपसे पूछ लेंगे, दैट्स द मैजिशियन ऑफ द अर्थ करके कहलाती है। काफ़ी महंगी बिकेगी। तो अपने आप में एक ऐसे चित्रकार जो जनजाति वर्ग से निकल कर आए सबसे पहले कहलाते हैं। उसके बाद में हमें ढेरों उनका अनुबंध करते देखने को मिलेंगे चित्रकार, जिन्होंने जनजाति कला को दुनिया के पटल पर लेकर आए। तो ये महत्वपूर्ण है अपने आप में, जनगढ़ सिंह श्याम करके आप पॉइंट याद रखिएगा। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं चंदेरा सत्याग्रह। ठीक, यह भी जनजाति वर्ग के द्वारा किया गया था। 16 दिसंबर 1946 की बात है, दैट इज चंदेरा सत्याग्रह। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, चंदेरा सत्याग्रह किस जिले में हुआ था या कहाँ पर हुआ था, प्लेस का नाम क्या है? आ भी चुका है क्वेश्चन। दैट वाज ओरछा। आज वर्तमान में ओरछा किस जिले में आता है? तो निवाड़ी में आता है। पुराने वाले में आपको शायद टीकमगढ़ मिल जाएगा आंसर, जब एग्जाम में आया था ये ओरछा में जो हम देखेंगे चंदेरा सत्याग्रह हुआ था, जनजातियों के द्वारा या आदिवासियों के द्वारा वहाँ पर किया गया था। खास बात है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि संविधान सभा बनने के पश्चात में कहाँ पर सत्याग्रह हुआ था, यानी उसके बावजूद भी मूवमेंट जारी था। 16 दिसंबर 1946 आपको डेट दी हुई, आप अपने से अनुमान लगा सकते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। तो ये पॉइंट थोड़ी सा ध्यान रख सकते हैं। इसके पश्चात में हमको एक और देखने को मिलेगा, चावल आंदोलन। सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि चावल आंदोलन कहाँ का है, कब का करके आपको देखने को मिलता है। जो चावल बहुत ही फेमस है साहब जी, रीवा का। तो रीवा में हुआ था चावल आंदोलन, या विद्रोह करके कह सकते हो। सत्याग्रह इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाने वाली है। तो रीवा का चावल आंदोलन बदवार गांव करके कहलाता, वहाँ से शुरू होता है। 28 दिसंबर 1947 की बात है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एक कि मध्य प्रदेश में सबसे पहला विद्रोह कौन सा हुआ था, कौन सा क्या कहलाता, कब का है। ठीक, और शहीद का नाम करके पूछ लेगा। 1818 का कहलाता है, ठीक, मध्य प्रदेश का, जो कि 20 तक चलने वाला है। नारायण सिंह जी के द्वारा किया जाता है यह विद्रोह। ठीक, आज का मध्य प्रदेश में ये नहीं आता है, आज के वर्तमान छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आता है। सिंपल सी चीज़ है कि आपसे पूछ लेगा, जैसा क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया कि नारायण सिंह जी के द्वारा या नारायण सिंह बिझावर जी के द्वारा जो विद्रोह किया गया था वो किस शहर की बात है, या नारायण सिंह का विद्रोह किस शहर से करके कहलाता है। दैट इज सोना खान। ठीक, तो कहाँ के थे? सोना खान के नारायण सिंह जी थे। आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आता है, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश में था, इसलिए पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भी कहाँ है तो अपन देखेंगे, भाटापारा जिला करके कहलाता है, वहाँ पर पॉइंट ये हमको मिलता है आज की वर्तमान लोकेशन में। पुराने ज़माने में रायपुर के पास वाला प्लेस कहला रहा था। तो ये जनरली देख लेंगे। फर्स्ट रिवोल्ट, अविभाजित मध्य प्रदेश उस जमाने का हम देखें। अगेन क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि मध्य प्रदेश में 1857 के विद्रोह में शहादत देने वाले प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। हालांकि ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कोई नहीं बता सकता कि पहला शहीद कौन था। बहुतों के नाम दर्ज नहीं है इतिहास में, लेकिन जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे हम उसके अकॉर्डिंग देखें, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है गत वर्षों में। उनमें नाम ध्यान रखना, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी। जो 4 ऑप्शन आपको वहाँ दिए जाएंगे उनमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये होती है कि इनका नाम सबसे पहले होता है। ठीक है, तो इनकी डेट है 18 सितंबर 1857। उसके कारण ये बाकी सबसे पहले कहलाते हैं। जबकि क्वेश्चन पूछा जाए सबसे लेट कौन पकड़े गए, तो हमको मालूम है 1889 मध्य प्रदेश की पर्सनालिटी पर हम बात कर रहे हैं, जनजातियों पर विशेषकर। क्लियर है। तो ये था हमारा जनजातियों वाला टॉपिक। हमने समस्त विषयों को या उसके जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको सम्मिलित करने का प्रयास किया हुआ है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देख लें, नोट डाउन कर लें, जो भी फैक्ट्स वगैरह आपको मिलते हैं PDF निकाल लीजिएगा। एग्ज़ाम आपका 25 तारीख को ही, इसमें कोई डाउट वगैरह नहीं है। और इस टॉपिक से आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आना तय मान के आप चलिए। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।